हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलिज। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका नया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो चुका है एंड आपके जो नए फॉर्म है वो भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं। उन्हीं में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म आपका फॉर्म नंबर 15 सी ए एंड 15 सी बी हुआ करता है। सर, ये आपका किसके रिलेटेड हुआ करता है? फॉरेन रेमिटेंस कंप्लाइंस से रिलेटेड ये फॉर्म हुआ करते थे। सर, थे क्यों बोल रहे हो? अब इन फॉर्म को चेंज कर दिया गया। अब आपका फॉर्म नंबर 145 एंड 146 हो चुका है। सर, क्या हम आज के सेशन में पूरी प्रैक्टिकल कैसे हम लोगों को इन फॉर्म को फाइल करना है वो भी सीखेंगे। मेरी सारी वीडियो आप लोग देख सकते हो, पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करती है। दैट्स वाई सबसे पहले आप ई फाइलिस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सर ये फॉरेन रेमिटेंस कंप्लायंस क्यों ज़रूरी है? देखो, इंडियन गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बहुत ही सीधा सा मानना है, जो भी पैसा इंडियन इकोनॉमिक से ज़रा सा भी बाहर जा रहा है वो प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही जाए। बात समझ में आई? कोई भी फॉरेन रेमिटेंस हो, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, सही तरीके से बाहर आप भेज दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर? वहीं यहाँ पे कोर ऑब्जेक्टिव में बताया गया, द टैक्स अथॉरिटी एम टू प्रिवेंट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बाय द ट्रैकिंग एवरी रुपीज मूविंग आउट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक। सिंपल सी बात बताई गई। फॉर्म नंबर 15 सी अब 145 हो चुका है। फॉर्म नंबर 15 सी बी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करते थे, अब यहाँ पे फॉर्म नंबर 146 हो चुका है। ठीक है सर, ये सारी बातें हम लोगों ने समझ ली है। मैं बात करूँ यहाँ पे आपका जो यूडिन वगैरह है वो यहाँ पे रियल टाइम वैलिडेशन यहाँ पे कर दिया गया है। इसके अलावा मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे पेमेंट जो है वो नॉन टैक्सेबल भी है तो भी डिक्लेरेशन पार्ट यहाँ पे पार्ट डी को 145 के जरिए यहाँ पे फिल किया जाएगा, जब तक वो स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट नहीं कहा गया है। ठीक है सर, अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। देखो यहाँ पे ना, जैसे ही आप फॉर्म नंबर 145 फिलअप करने जाओगे, ये वाला फॉर्म के अंदर जैसे ही आप प्रोसीड करोगे नेक्स्ट पे, तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे आपको 4 पार्ट देखने को मिलते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। सर, पार्ट ए क्या बोलता है? अगर टैक्सेबल जो रेमिटेंस है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है एग्रीगेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की या फिर एओ की किसी भी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर, पार्ट ए आप उस केस में फाइल करोगे। सर, पार्ट बी आप किस केस में फाइल करोगे? पार्ट बी, अगर आपका टैक्सेबल रेमिटेंस मोर देन 5 लाख रुपीज है एंड सर एक कंडीशन और है, यहां पे आपके पास सर्टिफिकेट है एओ से मिला हुआ, ये आपका लोअर और नील जो डिडक्शन होती है वो वाला सर्टिफिकेट आप लोगों ने ऑब्टेन किया है। सर, ये हर सर्कमस्टांसेस में अवेलेबल नहीं होता है, दैट्स वाई बहुत रेयर ये वाला पार्ट भी फिल किया जाता है। ठीक है सर, अब मैं बात करूं पार्ट सी की, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट इसको माना जाता है और यही सबसे ज्यादा यूज में आया करता है। सर, ये वाला पार्ट क्या बोलता है? अगर टैक्सेबल रेमिटेंस है 5 लाख से ज्यादा, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, टैक्सेबल रेमिटेंस है 5 लाख से ज्यादा, तो यहां पे आप फॉर्म फाइल नहीं करोगे, आप सर्टिफाई नहीं करोगे। यहां पे सीए साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, वो यहां पे अपने एआरसीए पोर्टल से लॉगिन करके आपके फॉर्म को फाइल करेंगे, तब आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 145 आगे प्रोसीड करने को मिलेगा। बात समझ में ये सेनो? अभी ये सारी बातें 145 के अंदर चल रही हैं। ठीक है, कहीं आप सोचो हम 146 पे पहुंच चुके हैं, नहीं सर। यहां पे बोला गया है पार्ट सी को प्रोसीड करने के लिए यहां पे आपको सबसे पहले 146 के अंदर सीए साहब से सर्टिफिकेट लेना होगा। सर, यहां पे पार्ट डी की बात करूं, जो रेमिटेंस है ना वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, उसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगना है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, पर्सनल गिफ्ट वगैरह है, जो कि यहाँ पे एलआर स्कीम के अंदर है, तो यहाँ पे लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो होती है उसके अंदर यहाँ पे इसको चार्जेबल टू टैक्स नहीं माना गया, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो सिंपली आपको पार्ट डी फिलअप करके चलना है। पार्ट डी कैसे फिलअप करना है 145 के अंदर बता के चलूंगा, बाकी जो 146 है वो भी फॉर्म में आपको बता के चलूंगा। ठीक है सर, ओवरव्यू काफी आपने डिटेल में लिया। मेरा सिंपल सा मानना ये है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, फॉर्म वगैरह फाइलिंग तो वो तो उसमें कुछ खास चीजें हैं नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, वो भी हम लोग फॉर्म भरते टाइम देख लेंगे। ठीक है, फॉर्म नंबर 146 के अंदर हमको क्या क्या करना होता है, क्या उसका प्रोसीजर फ्लो रहता है, यहाँ पे आराम से समझिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर रेमिटर ऐड द सीए ऑन द पोर्टल फॉर द फॉर्म नंबर 146। सर, सीए ऐड करना नहीं पता, बोला है ना, पूरा प्रैक्टिकल सेशन है तो पूरा प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। हम लोग बात करें स्टेप 2 की, यहाँ पे सीए फाइल करेगा एंड साइन करेगा फॉर्म नंबर 146 यूडिन के साथ। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर रेमिटर फाइल्स फॉर्म 145 पार्ट सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
बैंक या फिर ऑथराइज्ड डीलर जो है वो यहाँ पे प्रोसीड करेगा पेमेंट, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ पेनल्टी की, आप लोग कहें कि सर अगर नहीं फाइल करते हैं तो क्या होगा, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 145 फॉर्म को फाइल नहीं किया गया है तो यहाँ पे 1 लाख की पेनल्टी है। अगर यहाँ पे इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है 146 के अंदर तो यहाँ पे 10,000 पर डिफ़ॉल्ट की पेनल्टी है। नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस है तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट एट द 1% पर मंथ प्लस में पेनल्टी यहाँ पे लग के चलेगी, ठीक है। आप लोगों ने समझ लिया है क्यों ये फॉर्म फाइल करना ज़रूरी है। अब हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल पे चलते हैं एंड सीखते हैं कैसे हमको फॉर्म नंबर 145 की फाइलिंग करनी है। सो हम लोग आ चुके हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। आपको ई फाइल में आना है, इनकम टैक्स फॉर्म में आना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे जितने भी नए वाले फॉर्म है वो यहाँ इस वाले डैशबोर्ड में आएंगे। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है फॉर्म नंबर जो आपका है 145 है, 145 आप सर्च करोगे यहाँ पे आ जाएगा। इसको फाइल नाउ पे आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है। मैंने टाइम सेव करने के लिए ये वाला फॉर्म जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से फिल कर रखा है। जैसे ही आप लेट्स गेट स्टार्टेड करते हो, मैंने बताया था आपके 4 पार्ट यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। पार्ट सी के अंदर आपसे एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगेगा, ठीक है। वो आपकी सीए जब फाइल कर देगा 146 तब यहाँ पे आप यहाँ इसको फिलअप कर सकते हो, आगे प्रोसीड कर सकते हो। अभी मैं 145 की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे पार्ट डी वाला ऑप्शन हम लोग लेके चल रहे हैं। इसको मैं प्रोसीड कर देता हूँ। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, आराम से समझना। पर्टिकुलर्स ऑफ रेमिटर मतलब जो पैसा भेज रहा है, सेंडर की डिटेल यहाँ पे आपकी आ जाती हैं। इसके अंदर बस आपको सेलेक्ट करना होता है ये जो पर्सन है इसका रेसिडेंटल स्टेटस क्या है, रेसिडेंट है या फिर एनआर है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसको आप लोग सेव कर दोगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपसे मांग रहा है पर्टिकुलर ऑफ रेमिटी, जो भी रेसिपेंट है इन पैसों को जिसको रिसीव करना है, जहाँ पे आपको भेजना है, वो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। इसको आप लोग ओपन करोगे, यहाँ पे आपको नेम डालना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 आपका मैंडेटरी नहीं है, पैन नंबर अगर अवेलेबल है तो आपको प्रोवाइड करना है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 के अंदर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आपको डाल के चलना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 के अंदर आपको कंट्री या फिर रीजन जो भी है, जो भी उसका रेसिडेंट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, आपको कंप्लीट जो भी एड्रेस है इन कंट्री ऑफ रेसिडेंट यहाँ पे आपको डालना है। देन आपको ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर अगर अवेलेबल है तो आप लोग डाल दीजिए, अदरवाइज ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसको आप लोग यहाँ पे सेव कर दोगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 के अंदर पर्टिकुलर्स ऑफ रेमिटेंस फंड ट्रांसफर, यहाँ पे आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। जिस भी कंट्री और रीजन के अंदर आपको यहाँ पे रेमिटेंस करना है वो कंट्री आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। अमाउंट टू बी रेमिटेड इन फॉरेन करेंसी के अंदर कितना करना है, इन रुपीज़ के अंदर कितना करना है। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ बैंक आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 18 के अंदर इसकी डिटेल डालनी है। देन आपको BSR कोड वगैरह जो है ये आपको ब्रांच से अवेलेबल हो जाएगा, ये आपको डाल देना है। देन पॉइंट नंबर 19 यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइज्ड डीलर के अंदर आपका बैंक है तो आपको यहाँ पे ये वाला नंबर नहीं डालना है। बट अगर यहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर आप सेलेक्ट करोगे, मतलब आपका बैंक जो है वो यहाँ पे नहीं है, ऑथराइज्ड डीलर सेम नहीं है, तो आपको नो करना है। और जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं यहाँ पे अप्रूव्ड वाले, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आपका ऑथराइज्ड डीलर है और उसका ITDRA नंबर आपको यहाँ पे डाल के चलना है। मैं बात करूँ प्रपोज डेट ऑफ द रेमिटेंस, पॉइंट नंबर 20 के अंदर आपको डालना है। जो भी नेचर ऑफ रेमिटेंस है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद पर्पस कोड एज पर RBI जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब कोड एज पर RBI, यहाँ पे सब कोड आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे आई सर्टिफाइड दैट आई रीजन टू बिलीव दैट, इसके ऊपर टैक्स जो है वो कटना भी नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए। इसको हम लोग टिक करके इसको हम लोग सेव कर देते हैं। इसके बाद आपको सिंपली डिक्लेरेशन देनी है, डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे प्लेस डालना है। उसके बाद इसको भी सेव कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको सेव करोगे, आपका जो फॉर्म नंबर 145 है ये पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। प्रीव्यू कीजिए एंड इसको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ फॉर्म नंबर 146 की। इसके अंदर भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आना है, माय चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आना है, ठीक है। मेरा एक ऑलरेडी ऐड है, मैं एक और आपके लिए ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एक और ऐड मैं आपके सामने ही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। देन हमारा यहाँ पे सीए जो वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे हमको असाइन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड फॉर्म के ऊपर जाना है। फॉर्म इनकम टैक्स 2025 के अंदर 146 टैक्स ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसको यहाँ पे ऐड कर देना है और इसको हमको सबमिट कर देना है। ये वाला आपका जो फॉर्म है ये असाइन हो चुका है सीए को। सो अब आपका जो सीए का लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लेना है। देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सीए की प्रोफेशनल आईडी से लॉगिन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म के ऊपर आना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाता है, फॉर्म नंबर 146 फाइल नाउ पे क्लिक कीजिए। सबमिशन मोड ऑनलाइन रहेगा, यहाँ पे टैक्स ईयर आपका ये रहेगा। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। जो भी पैन नंबर है आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। सो हम लोग एसएससी का जो पैन नंबर है वो यहाँ पे डाल के प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ
आपको पर्टिकुलर्स ऑफ रेमिटर सर सेंडर की डिटेल तो हमने सीखी थी 145 के अंदर, सेम एज इट इज़ है, खाली रेसिडेंटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी नई चीज़ नहीं है, ठीक है। सर पर्टिकुलर्स ऑफ रेमिटी जो भी रेसिपेंट है उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी बताइए, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें एज इट इज़ 145 वाली है, कोई भी नई चीज़ नहीं है। पर्टिकुलर्स ऑफ रेमिटेंस फंड ट्रांसफर सर 145 के अंदर भी था, पूरा फिलअप हम लोग सीख के आ रहे हैं, इसके अंदर कोई भी नई चीज़ अभी तक नहीं है। सर नया कहाँ से स्टार्ट हुआ? नया आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, टैक्सेबिलिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विदाउट कंसिडरिंग डीटीडबलए, मतलब इसको कंसिडर किए बिना क्या यहाँ पे इंडिया में टैक्सेबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो यस करना है, अदरवाइज नो करके आपको रीजन यहाँ पे देना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 28 के अंदर आपको सिंपली बताना है इफ रिलीफ इज क्लेम्ड अंडर डीटीडबलए, क्या कोई रिलीफ क्लेम किया जा रहा है डीटीडबलए के अंदर, तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। यहाँ पे आपको रीजन नहीं देना, सिंपली नो हो जाएगा, ठीक है सर। अब हम लोग इसको अभी नो करके आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है हमारा टैक्सेबिलिटी अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। सर पॉइंट नंबर 29 के अंदर पॉइंट ए क्या बोल रहा है, इफ द रेमिटेंस is on account of royalty, fees for technical service, interest और dividend not connected with P, तो यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है वो वाला रेमिटेंस टैक्सेबल इन इंडिया है एज पर डीटीडबलए या फिर नहीं है, ठीक है तो यस करना है, नहीं है तो यहाँ पे नो करके रीजन प्रोवाइड करना है। पॉइंट नंबर बी में बोला इफ रेमिटेंस इज ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस इनकम, अगर बिजनेस इनकम वाला है तो यहाँ पे आपको बताना है इन सच रेमिटेंस टैक्सेबल इन इंडिया डीटीडबलए के हिसाब से है या नहीं है तो यस करना है, नहीं है तो नो करके रीजन प्रोवाइड करना है, ठीक है सर। पॉइंट नंबर सी में बोला इफ रेमिटेंस इज ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल गेन, देखो बिजनेस इनकम की बात हुई, यहाँ पे कैपिटल गेन की इनकम की भी बात आ चुकी है। अब पूछ रहा है वो वाला रेमिटेंस टैक्सेबल इन इंडिया एज पर डीटीडबलए है या फिर नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है सर। उसके बाद आपको बताना है इफ द रेमिटेंस नॉट कवर्ड बाय द सब आइटम ए बी सी, तो यहाँ पे नेचर ऑफ रेमिटेंस आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर बी के अंदर इज सच रेमिटेंस टैक्सेबल इन इंडिया है या नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। मतलब इन तीन के अलावा रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड या फिर बिजनेस इनकम या फिर कैपिटल गेन, इनमें से कोई सा भी रेमिटेंस नहीं है तो आपको नेचर बताना है और बताना है क्या वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल है डीटीडबलए के हिसाब से या फिर नहीं है, ठीक है सर। ये आपका ये वाला पॉइंट भी कवर हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स की। सो इसके अंदर आपको पॉइंट नंबर 30 के अंदर अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, कितना अमाउंट का यहाँ पे जो टीडीएस है वो काटा गया है, वेदर द टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ पे आपको सिंपली बताना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट है या फिर डीटीडबलए के हिसाब से, यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद आपका रेट एट विच द टैक्स इज डिडक्टेड, किस रेट से यहाँ पे काटा जा रहा है टीडीएस। देन यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 33 के अंदर एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेमिटेंस आफ्टर डिडक्शन एट सोर्स, फॉरेन करेंसी में कितना अमाउंट यहाँ पे रिमेनिंग बचता है एंड इंडियन रुपीज में यहाँ पे डालना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 34 के अंदर डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, कब यहाँ पे काटा जा रहा है आपको वो यहाँ पे डालना है, ठीक है सर। इसको आपको सेव करके यहाँ पे एग्जिट कर देना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आपका हो चुका है। लास्ट में आपको वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पॉइंट नंबर ए के अंदर मिस्टर है या फिर मिसेज है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रेमिटी कौन है वो सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे यूडिन डालना है, वैलिडेट करना है एंड जो भी एफआरएन नंबर वगैरह है, सीए की डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करनी है एंड आपका जो फॉर्म है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल वीडियो ई फाइलिस पे आते हैं, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।